बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, बड़ी अहम खबरें हैं। इमरान खान का बड़ा अहम खिताब जो गुज़श्ता रात उन्होंने किया, और उस खिताब के क्या अहम पहलू हैं, उसके नताइज क्या निकल सकते हैं और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, जिसकी तरफ खुद इमरान खान ने भी इशारा किया, उसके सिलसिले में बड़ी खबर आप तक पहुंचानी है। और मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ एग्जैक्ट किस तारीख को बरतानिया वापस पहुंच रहे हैं, इसके बारे में भी बड़ी मालूमात आप तक पहुंचानी है आज के इस व्लॉग के ज़रिए। और डीआईजी शारक कमाल या शारक जमाल, जो कि लाहौर में डीआईजी ट्रैफिक तैनात थे और आजकल ओएसडी थे, उनकी पुरअसरार मौत के बहुत सारे राज खुल गए हैं, बहुत सारी बातें सामने आई हैं। खातून जिनके साथ वो उस वक्त पाए गए अपने फ्लैट में और मुर्दा हालत में उनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया, वो सारी बातें, वो सारे इंकशाफात आज के इस व्लॉग का हिस्सा है। आखिर इस खबर को पाकिस्तान में ब्लैकआउट क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में भी बड़े बड़े इंकशाफात आज के इस व्लॉग का हिस्सा है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है कि मरियम नवाज की खामोशी के पीछे क्या राज है, और क्या ऐसी बात है कि जिसकी वजह से मरियम नवाज को अचानक खामोश करवा दिया गया है। और मरियम नवाज भी आने वाले दिनों में लंदन आ रही हैं, इसके बारे में भी अहम इत्तलात के व्लॉग का हिस्सा हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले डीआईजी शारक कमाल की बात करते हैं। अभी तक मुझे उनका सही नाम नहीं पता चल सका। कोई लोग शारक जमाल कह रहे हैं, कई लोग शारक कमाल कह रहे हैं। मैं जैसा कि उनको जिस हद तक जानता हूं, उनका नाम शारक कमाल था, और वो आजकल पंजाब में ओएसडी के ओहदे पर, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, यानी जिसको पंजाबी में कहते हैं खुड्डे लाइन लगे हुए थे। और बताने वाले ये बताते हैं कि इस सिलसिले में उन पर काफ़ी डिप्रेशन भी था। लेकिन मौत क्यों वाक़या हुई, किस तरह वाक़या हुई, ये सारे हकायक एक खातून को गिरफ्तार करने के बाद सामने आए हैं। और उस खातून जिनका नाम कुर्रतुल ऐन बताया जाता है, उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि वो सुनकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि एक इतना बड़ा पीएसपी यानी पंजाब पुलिस सर्विसेज का जो ऑफिसर है, वो भी इस किस्म के अखलाकी मामलात में मुलव्वस पाया जा सकता है। और जैसा कि बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि शारक कमाल जो है बहुत दयानतदार दलेर ऑफिसर थे, मेरिट पर कार्रवाइयाँ करते थे, लेकिन अखलाकी तौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट के ममालिक में अखलाकियात ही सबसे अहम चीज़ होती है। और अगर किसी मगरबी मुल्क का सदर भी अखलाकी तौर पर किसी ऐसे जुर्म में मुलव्वस पाया जाए तो अवाम सख्त नाराज़ होती है। इसीलिए इस वाक़े को हम उसी रंग में बता रहे हैं जो कि एक आला अफसर के शान निशान नहीं था। कुर्रतुल ऐन जो कि गिरफ्तार हो चुकी हैं, उन्होंने बताया कि शारक कमाल ममनुआ दवायात लेते हुए बेहोश हो गए, और ज़रा की देर के बाद जब होश में आए तो मुझसे कोल्ड ड्रिंक मांगी और मैंने कोल्ड ड्रिंक दी, तो उसके बाद वो जो है यानी अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। उन्होंने बताया कि मैंने फौरी तौर पर उनको नेशनल अस्पताल डिफेंस में मुंतकिल करवाया, लेकिन वहाँ पर जाकर पता चला कि वो रिसीव्ड डेड थे, यानी कि मरने के बाद उनकी बॉडी जो है अस्पताल पहुँची। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुकम्मल की गई है, जिसको सरेआम मतलब सामने नहीं लाया जा रहा, क्योंकि शारक कमाल के वरसा ये कह रहे हैं कि हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी और लाश को उनके हवाले कर दिया गया, जिसको बादशाह लाहौर के इलाके इचरा में दफना भी दिया है। नाज़रीन, असल हक़ाइक़ ये हैं कि शारक कमाल डिफेंस के फेज़ 6 में रहाइश पजीर थे, जहाँ पर उनकी फैमिली भी रहती थी। लेकिन इस इलाके में एक फ्लैट उन्होंने किराए पर ले रखा था। ये भी डिफेंस का इलाका है, लेकिन निश्तर थाना की हदूद में वाक़या है। और वहाँ पर ये इस खातून कुर्रतुल ऐन के साथ मुकीम थे। अब कुर्रतुल ऐन उन्हीं के दफ्तर की एक एहलकार बताई जाती हैं, और उनके साथ उनके किस किस्म के तल्लुकात थे ये भी एक बड़ा राज है। लेकिन कुर्रतुल ऐन के मुताबिक उन्होंने ममनुआ अदवायात ली। अब आप ज़रा खुद सोचिए कि रात के 10:30 बजे डीआईजी साहब को ममनुआ अदवायात किस किस्म की लेना पड़ी और उनके मकासद क्या थे। कहा जाता है कि व्याग्रा खाने से उनका दिल जो है धड़कना बंद हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने नहीं लाई जा रही, उसके मुताबिक जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, जो
पुलिस सर्जन ऑफिस के हमारे लाहौर के ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत हरकतें कल्ब बंद होने और खून में जो फशार है यानी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से हुई। और ये हाई ब्लड प्रेशर और दिल का धड़कना अचानक बंद हो जाना ये उन दवाइयात की वजह से था जो कि कुर्रतुल ऐन बता रही हैं कि उन्होंने रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे जो है वो खाई। और जब वो ज़्यादा डोज लेने लगे तो कुर्रतुल ऐन के मुताबिक उन्होंने उनको मना भी किया, लेकिन उन्होंने फिर भी वो जो दवाइयात थी और जिनका साफ तौर पर नाम व्याग्रा लिया जाता है वो इस्तेमाल की और उसके बाद उनकी हालत गैर हो गई और कुर्रतुल ऐन को भी बेचारी को लेने के देने पड़ गए। और फौरी तौर पर डीआईजी साहब जब इंतकाल फरमा गए तो उनकी लाश को नेशनल अस्पताल ले जाया गया, वहाँ से फिर उनको जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया और थाना निश्तर कॉलोनी की दूध में मुकदमा दर्ज किया गया। और थाने के अहलकारों का ये कहना है कि उनके लवाकिन कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करना चाहते, तबई मौत करार दे रहे हैं और इसलिए उनकी लाश को उनके हवाले कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो उसमें सब चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन अभी तक कुर्रतुल ऐन के बयान के मुताबिक उनकी मौत ममनुआ दवाइयात खाने से वाक़या हुई। नाज़रीन, दूसरी तरफ हमने कल एक खबर दी थी मौलाना फजलुर रहमान के दौरा थाईलैंड के बारे में। उसमें बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमें हक़ाइक़ बताए और जो हमने ये बात बताई थी कि एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म के निचले धड़ में हो जाती है। मौलाना साहब आजकल उसका शिकार हैं और उनको शदीद किस्म की इन्फेक्शन है। मज़ीद तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं, जैसे ये तफसीलात सामने आएंगी। असल में नाज़रीन, अब मैं ये सारे बड़े लोगों की बातें आपको इसलिए बताता रहता हूँ कि ये कौम के लीडर हैं, ये कौम का यानी ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। और जब इस किस्म की गैर अखलाकी बातें इनके बारे में सामने आती हैं तो इंसान जो है वो हैरान रह जाता है कि आम आदमी तो ज़रा सा कोई गलत काम करे तो उसको उस तरह की सज़ा दी जाती है कि सारी ज़िंदगी याद रखता है, लेकिन बड़े लोग दर पर्दा क्या करते हैं और क्या क्या कार्रवाइयाँ और वारदातें डालते हैं और कहाँ कहाँ मज़े लूटते हैं, ये बातें सामने नहीं लाई जाती। इसी तरह शारक कमाल की मौत को भी छुपा दिया गया। अचानक मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई कि उनकी खबरें नहीं चलाई जाएंगी और यूट्यूब वाले बेचारे तो बिल्कुल उनकी खबरें नहीं चला रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई भी ऐसी खबर चलाई तो फिर उठा लिए जाएंगे। उठाने और उठाकर बरहना कर कर मारने के कई वाक़यात अब सामने आना शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक वाक़या एक मजलूम, एक बहुत गरीब आदमी का सामने आया है, जिसकी मैं वीडियो अपनी टीम को कहूँगा वो आपको दिखाएं। और जब उसको बरहना करके तशद्दुद किया गया और उसके बाद उसको धमकियां दी गई कि उसकी बीवी को ये वीडियो, नंगी वीडियो भेजी जाएगी। फिर उसने जब पुलिस की हिरासत से बाहर आने के बाद एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया तो उस इंटरव्यू के यानी चलने के बाद उस सहाफ़ी को भी उठा लिया गया। धमकियां, पहले तो धमकियां देते रहे कि तुम्हें भी नंगा करेंगे, बरखना करेंगे, और उसके बाद फिर मिन्नतों तरनों पे भी उतर आए और कहने लगे कि ये किस किस्म की सहाफ़त है जो तुम लोग कर रहे हो। इनसे कोई पूछे कि ये किस किस्म की सहाफ़त है और ये किस किस्म का जुल्म और बर्बरियत है तुम जो पाकिस्तान के आम शहरियों पर कर रहे हो। गरीब लोगों को, मासूम लोगों को उठाते हो, मारते हो, तशद्दुद करते हो, बरखला करते हो, उनके अहले खाना के सामने उनकी वीडियोस को आम करने की धमकियां देकर अपनी मर्जी के बयानात दिलवाते हो और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करवाते हो। यह किस किस्म की इंसानियत है? ये किस किस्म की जो है जुल्म बर्बरियत की दास्तान है जो तुम रकम कर रहे हो? और सहाफ़ियों को कहते हो जब हकाइक सामने लाए जाए तो ये किस किस्म की सहाफ़त है? असल में सच बोलना ही तो सहाफ़त है जो हमारे उस दोस्त ने किया और गरीब और मजलूम का इंटरव्यू जो है वो सामने लाए। मैं अपनी टीम को कहता हूँ आपको वो वीडियो दिखाएं। 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार वर्कर्स पकड़े गए, बहुत सारे की रिहाइयाँ भी हो गई, ज़मानतें भी मिल गई। बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किया था टाइम टू टाइम कि हम अपनी कहानी बताना चाहते हैं, हमारे साथ है। भाईजान खैरियत से? अल्लाह का शुक्र दुआएं। सबसे पहले 9 मई को कोर कमांडर हाउस गए थे आप? मैं कोर कमांडर हाउस नहीं गया था, मैं रैली के साथ ज़रूर गया था। ये बताओ 9 मई हो गया, कब उठाया गया? मुझे 13 मई को घर से उठाया गया है। अच्छा, किसने? पुलिस ने? ये मुझे नहीं पता, सिविल वर्दी में आए हैं, 14 लोग आए हैं। ठीक है। उन्होंने मुझे घर के बाहर से उठाया है। ठीक है। उठा के मुझे थाने ले जाया गया। ठीक है। थाने ले जाके इन्होंने मेरे साथ जोरा जबरी किया मेरे साथ। ठीक है। कि मुझे कहते रहे कि आपको शैल लगे हैं। मैंने कहा मुझे शैल नहीं लगे। तो इन्होंने कहा इसके कपड़े उतारो। इन्होंने कपड़े उतार के मेरी वीडियो बना के मेरे घर भिजवाई हैं।
بھائی کو، بہن کو، میری وائف کو بھجوائی گئی ہیں. اوکے، انہوں نے کہا ہے کہ برہنہ کر کے برہنہ کر کے گھر بھجواؤ، اور اگر آپ نہیں مان رہے کہ آپ نے توڑ پھان کی ہے تو میں تمہاری ماں کو، تمہاری بہنوں کو، تمہاری وائف کو اٹھا کے لاؤں گا یہاں پہ، لا کے انہیں بھی ننگا کروں گا. یہ پولیس نے کہا یہ پولیس کہتی رہی ہے. اور میں نے کہا میں نے ایسا نہیں کیا. تو وہ کہتے رہے نہیں آپ نے کیا ہے، آپ مانو. میں نہیں مانا، لیکن انہوں نے مجھے پھر مارا ہے. جی تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ کو اندازہ ہوا کہ پاکستان میں پاکستان کی پولیس اور دوسرے متعلقہ ادارے کس قدر ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور کس طرح ایک معصوم آدمی کو برہنہ کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، اس کی فیملی کو اٹھا کر ان کے سامنے اس کی ننگی ویڈیو دکھانے کی جو ہے ان کی تذلیل کرنے کی باتیں کی گئی، اور پھر مرضی کا بیان دلوانے کی کوشش کی جاتی رہی. تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. پیغام دے دیا ہے قوم کو کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو قوم جو ہے وہ اس پر احتجاج کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر بھی سامنے آئی ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے عمران خان کو بری کر دیا گیا ہے، اور اس کے بری کرنے کے بعد امپورٹڈ حکومت اس قدر بکھلائی ہوئی ہے کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے. عمران خان نے گزشتہ رات کے اپنے خطاب میں ایک بڑی اہم بات کی، اور وہ یہ بات ہے کہ سائفر کے معاملے کو اگر تحقیقات کی انتہا تک پہنچایا جائے اور مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائیں تو اس کے پیچھے ایک ہی شخص نظر آئے گا، اور وہ ہے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ. اور انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی تباہی اور پاکستان کی گزشتہ 1.25 سال 1.5 سال میں بربادی کا اگر اندازہ لگایا جائے اور اس کے نتائج پر غور کیا جائے تو ایک ہی شخص سامنے آئے گا، اور اس کا نام ہے ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ. اب آپ دیکھیے کہ یہ شخص قمر جاوید باجوہ پاکستان کو تباہی کے کس دہانے پر کھڑا کر کے گیا، اور اب جو ہے پاکستان کی عوام اس بات کی جو سزا بھگت رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر توشہ خانے کے مقدمات کی بات کی جاتی ہے، اور جو 72 توشہ خانے سے تحائف ہیں وہ سابقہ صدر رفیق تارڑ، آصف علی زرداری اور نواز شریف بھی لے گئے. ان کا کون حساب دے گا؟ لیکن جب حساب کرنے کا وقت آیا تو توشہ خانہ کیس کو ختم کر دیا گیا. اب کوئی کیس عمران خان کے سامنے جو ہے ان کے متعلق نہیں ان کو نظر آ رہا. تو اب یہ ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ ہانک کر اور بلوچستان کے کسی معاملے کے قتل کو اٹھا کر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر سائفر کا معاملہ بھی اٹھا کر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کون سی انٹرنیشنل طاقتیں ہیں، یہ بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. عمران خان نے بڑا پیغام دیا ہے، ان کی گرفتاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بڑی اہم خبریں تو یہ ہیں کہ میاں بیمار شریف، میاں نواز شریف جو ہیں وہ 24 جولائی کو لنڈن واپس آ رہے ہیں. پاکستان نہیں جا سکے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک فلم بنی تھی میں پنجاب نہیں جاؤں گی، اور اب دوسری بڑی فلم جو لاہور کے ایک بڑے سینما گھر میں دکھائی جائے گی، جس کا نام شاید وہ موجود ہے، یعنی مون لائٹ ہے. اس سینما میں دکھائی جانے والی فلم کا نام ہے میں پاکستان نہیں جاؤں گا، میں پاکستان جانے کی صرف بڑکے ماروں گا. آپ نے اداکار مظہر شاہ کو دیکھا ہوگا یا سامن کو دیکھا ہوگا فلموں میں، بڑکے مارا کر چک لوئے انوئے. اسی طرح میاں بیمار شریف بھی بڑکے مارتے ہیں، میں آ رہا ہوں. اور پھر سعودی عرب سے، دبئی سے نیل و ناکام و نامراد ہو کر واپس وہیں پر آ رہے ہیں جہاں سے ان کی بیماریوں کا آغاز ہوا تھا، جن کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ ان کو کون سی بیماری، جو یعنی وہ جو کہتے ہیں اوپر والے دھڑکی ہے یا نیچے والے دھڑکی، کون سی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے پاکستان نہیں جا سکتے، لیکن پاکستان سے صرف 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کی مسافت پر سعودی عرب اور دبئی سے ہو کر واپس آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کے بارے میں نے آپ کو بتایا وہ کوئی خاموش ہیں، ان کو بھی کسی بڑے ادارے نے خاموش کروایا ہے. اور میاں شہباز شریف جو اس ادارے کے ساتھ آج کل مکمل سیٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں مکمل سیٹ، جیسے پرانے مکمل سیٹ ہے، تو وہ جو آج کل اس ادارے کے ساتھ مکمل سیٹ ہیں، انہوں نے اس بات کا بہت بڑا اندیہ دے دیا ہے کہ آنے والا جو اقتدار ہے وہ یا تو حمزہ کے پاس ہوگا یا پھر شہباز شریف خود اس اقتدار کے مانے جائیں گے. لیکن مریم نواز کو اس اقتدار میں سے اب کچھ نہیں ملنے والا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز ان قریب لنڈن چلی آئیں گی. آنے والے دنوں میں بڑے بڑے واقعات ہونے والے ہیں. میں نے آپ کو 28 جولائی اور میں نے آپ کو 18 اگست کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، اس میں بڑے واقعات ہوں گے. میں آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھوں گا. پاکستان زندہ باد.